I have conducted 2, 3 lectures on administration law also. Uh, Yesterday, we also studied the general elections of our India. Then we also studied the health condition, which was suffered by Dr. B.R. Ambedkar while writing the Constitution of India. Now, today, on the eve of Constitution Day, that is 26th November, I would like to explain. मुझे आपको एक्सप्लेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जो हम प्रियम्बल के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि भारत की उद्देशिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि मैं मेरा ये लेक्चर शुरू करूँ, आपको एक्सप्लेन करूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिफोर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Once again, I'm repeating, please like, share and subscribe our channel as we have planned to cover various law lectures free of cost. Therefore, this link is a very important due to link तो आप उसको सब्सक्राइब करना है। स्पेशल लेक्चर ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल के ऊपर बात करते हैं। प्रियम्बल बोलेगा तो उद्देशिका। तो भारतीय संविधान का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है उद्देशिका शुरुआत है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। आपके सामने अभी आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पिक्चर है। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन वाज honored and written by the डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन, तो सबसे बड़ी बात यह कि प्रियम्बल का जो इंट्रोडक्शन है हमें पहले समझना चाहिए। द मोस्ट प्रोफाउंड पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई एम सेइंग द प्रियम्बल सबसे इंपॉर्टेंट है। द प्रियम्बल, व्हाट इज दिस? दिस इज इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साउल का मतलब आत्मा है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा है। इट इज सिनॉप्सिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिनॉप्सिस का मतलब क्या? जैसे आप थेसिस लिखते हैं, तो थेसिस लिखते समय आउटलाइन जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है, वहां पर लिखना पड़ता है। उसी तरह से ये सिनॉप्सिस जो है, वो सिनॉप्सिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ प्रियम्बल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट कैप्चर्स द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है, उनका विजन जो इसमें लिखा गया, एंड कंटिन्यूज टू इंस्पायर द नेशन डेमोक्रेटिक जर्नी। लोकसत्ताक जर्नी जो हमारे सफर है, उसको हमेशा इंस्पायर करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा मकसद है प्रियम्बल में। दैट एवरी सिटीजन ऑफ देयर, उनके अधिकार जो है, राइट्स, उनकी ड्यूटीज यानी कर्तव्य, और उसकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टुवर्ड्स बिल्डिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल इंडिया, यानी कि हमारा जो न्याय और सब समान या उचित तरीके से भारत को बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। ये हमारा सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बात जो प्रियम्बल हमें याद कराती है। दूसरी बात यह है कि ये प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल जो है, इट इज नॉट जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। खाली इंट्रोडक्शन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट रिफ्लेक्शन ऑफ द ड्रीम्स एंड डील्स, आइडियल्स। ड्रीम्स किसके? सपना जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, जो असेंबली में जहां पर ये तय हो गया था, तो उनका जो सपना है, आइडियल्स है, उनके विचार है, दैट गाइडेड द फ्रेमर्स। तो ये एक सपना है हमारे भारत को चलाने का, जो यहाँ पर प्रियम्बल में डाला गया है। तो प्रियम्बल जो है मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड, प्रियम्बल उद्देशिका क्या होती है, इसके बारे में आपको कहना चाहूंगा। तो मैं वह बार बार कर रहा हूँ, प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट आउटलाइंस, ये क्या आउटलाइन करते, क्या बताते हैं, इसका स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की अधिकार का स्रोत है। दूसरा मुद्दा ये रहा कि द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का स्वरूप किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये इस उद्देशिका में लिखा गया है। और तीसरी बात यह है कि द ऑब्जेक्टिव्स इट सिक्स टू अचीव, जो हमें, हमारे जो उद्देश्य है, जिन्हें ये प्राप्त करना चाहता है, जो भारत देश में अब उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसमें डाला गया है। और चौथा मुद्दा जो है, द आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड इट्स फॉर्मेशन, वे आदर्श जिनसे इसके निर्माण को प्रेरणा मिली है, जो बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली है, वो सब इसमें, ये प्रियम्बल में, उद्देशिका में डाला गया है। तो फिर भी मैं वापस कहूंगा, इट इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उसका जो मेन है वो यहाँ पर। नाउ दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रस्ताविका जो प्रियम्बल इंग्लिश में लिखी हुई है। इसके अलावा दूसरी जो है हिंदी में, यहाँ पर भारत का संविधान उद्देशिका जहाँ पर लिखी गई है। तो ये सब, ये हम आपके सामने पूरा वर्ड टू वर्ड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन।
देखिए उसके पहले में जो टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल जो है, जो किस तरह सा प्रियम्बल लिखा गया है, क्योंकि जो पिक्चर में बहुत छोटा-सा दिख रहा था, तो मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ या आपको बताना चाहूँगा। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is the text of the preamble in English. Now, my dear friends, I would also like to read in Hindi. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समता, स्थिति और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में बंधुता सुनिश्चित करने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित रहे। दृढ़ संकल्प करके अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 में ईस्वी सन मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। ये मैंने आपको हिंदी में पढ़ के दिखाया। अभी जो मैंने आपको ये बताया है जो है कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रियम्बल इज, प्रियम्बल के एक-एक वर्ड्स का जो मीनिंग है, वो कितना मायने रखते हैं, क्योंकि वो हमारे पूरी तरह से हमें उसको फॉलो करना है। क्योंकि संविधान रहेगा, तो भारत अच्छी तरह से चल रहा है। अभी इतने सालों से संविधान के ऊपर अपना भारत देश चल रहा है, इतनी सारी जाति, जमाती सब कुछ होने के बावजूद भी। माय डियर फ्रेंड्स, वेरियस काइंड्स ऑफ द लैंग्वेजेस आर देयर, वेरियस काइंड्स ऑफ द पीपल आर देयर, बट इवन आफ्टर दैट आवर कंट्री इज अ यूनाइटेड, अखंड है। तो इट बिगिंस विद अ पावरफुल वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि इसका सोर्स कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया? तो ये एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेज है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेज है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक लोकसत्ताक राज्य के लिए या देश के लिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पीपल ऑफ पीपल। Therefore, friend, this is a phrase we have taken from the US Constitution. दूसरी बात है कि पावर लाइज विद द पीपल। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ ग्रांट फ्रॉम अ मोनार्क और अ कॉलोनियल पावर। ये जो सब कुछ पावर जो है सारी लोगों के ऊपर है, डिपेंड करे, पब्लिक के ऊपर है, यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर है। हमारे ऊपर किसी का किसी कोई मोनार्क यहाँ पर नहीं, राजा नहीं है, या कोई कॉलोनियल पावर है, कोई परकीय सत्ता यहाँ पर नहीं है। Therefore, friend, next point, it is a document adopted by the people through their representative. आप जानते हैं असेंबली में इसको अडॉप्ट किया गया। असेंबली में जो भी लोग बैठे थे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। उन लोगों ने ये सब अडॉप्ट कर लिया है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनके नेताओं से। दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज देयर फॉर द फर्स्ट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वर्ड वाइज अंडरस्टैंडिंग जो है, जैसे हमने लिखा है, आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोर फॉर्म्स क्या है, ये प्रियम्बल का कोर्स फॉर्म क्या है? हैविंग solemnly resolved to constitute India into, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, सोवेरियन का मतलब सार्वभौम या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, यानी कि इंडिया इज अ फ्री टू मेक इट्स ओन लॉज एंड डिसीजंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली विदाउट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। कोई राजा हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, या कोई बाहर की परकीय शक्ति हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती। हम खुद, हमारे जो लोग हैं, हमारे खुद लोगों ने जो निर्माण किया हुआ भारत है, तो इसका मतलब ये कि जो इंडिया जो है, भारत है, अपने खुद के कानून बनाने के लिए फ्री है और उसके डिसीजन लेने के लिए फ्री है। वो भले इंटरनली रहने दो या एक्सटर्नली रहने दो। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर सॉवरेन का मतलब है सार्वभौम, सबसे सुप्रीम, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमारे ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। ये सबसे पहली बात सोवेरियन के बारे में मैंने बताया। नाउ द सेकंड टर्म इज डिफरेंट, सोशलिस्ट।
समाजवादी। अब ये सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट में 1976 में इंदिरा गांधी का जब रूलिंग थी, दिस टर्म एम्फसाइजेस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस, एंश्योरिंग वेलफेयर फॉर ऑल सिटीजन। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सब इस तरह से लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि जो है समाजवादी, उसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें जो कुछ भी इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करके, इनइक्वालिटी किस में, इनकम में और स्टेटस में इन सबको रिड्यूस करके इक्वल लाना है और सबको एक समानता के साथ सबका कल्याण करना है। इसके लिए भारत एक कल्याणकारी राष्ट्र है। तीसरा जो वर्ड है कोर फॉर्म्स में, सेक्युलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। इट इज ऑल्सो एडेड ऑन 42nd अमेंडमेंट। दिस मीन्स इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई ऐसा धर्म नहीं है या पंथ नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। अनेक जाति से, अनेक धर्म से, अनेक पंथों से जुड़ा हुआ बना हुआ ये भारत है। इसके लिए इस भारत में कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है। द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली, सभी को समानता के साथ में ट्रीट करना है। विश्वास और बिलीफ, आत्मविश्वास, ये दोनों चीजें, श्रद्धा जो है वो श्रद्धा उनको श्रद्धा रखने के लिए और विश्वास रखने के लिए फ्रीडम दिया गया है रिलीजन के ऊपर या कोई पंथ के ऊपर या कोई जाति के ऊपर। प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स। इन शॉर्ट व्हाट आई कैन से माय डियर फ्रेंड, अंडर दिस सेक्युलर secure, it is saying that all the religions are equal. There is no specific religion of the country. All the religions are equally treated and they must be protected equally. Everyone citizens are, every citizen is having the right to faith and believe the particular religion of them. This is the second point is there. Therefore, friend, next point is there. What we are saying right now, democratic, लोक सत्ता जिसे हम कहते हैं, द पीपल गवर्न देमसेल्फ थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे भारत की इस तरह से एक सिस्टम है कि जो लोग हैं सारे, जो वोटिंग करा के अपने प्रतिनिधियों को चुन के देती है, दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपहोल्डिंग पॉलिटिकल इनइक्वालिटी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि इस तरह से कि पॉलिटिक्स में सभी को इक्वली हक है। 21 ईयर्स एंड अबव वाज देयर, नाउ अभी 18 साल का बना दिया गया है, 18 के ऊपर जो है उसको वोटिंग का अधिकार दिया गया है। उसका मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यानी कि इस तरह से हमारे लोकतांत्रिक हमारी कंट्री है, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है। तो दिस इज अ बेसिक थिंग, दैट मीन्स दैट डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि पीपल आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू व्हाट, बाय द वोटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट। रिपब्लिक, गणराज्य। आप जानते हैं कि बुद्धिज्म के टाइम में कुछ गणराज्य यानी कि छोटे-छोटे स्टेट थे। तो दिस इज़ द ओनली, सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे स्टेट का हेड जो है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ देयर एंड ही इज़ इलेक्टेड, नॉट हेरिडिटरी, राजघराने से आने वाला नहीं। एम्फसाइजिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रिजेक्शन ऑफ द मोनार्की। हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। रानीशाही जो है उसको रिजेक्ट किया गया है। दिस इज़ अ अनदर थिंग इज़ माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट, द व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इन द प्रीएम्बल जस्टिस, के ऑब्जेक्टिव्स क्या है माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोर फॉर्म्स क्या थे, तो मैंने पहले बताया एस 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 डी आर। एस का मतलब है सोवेरियन, दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है सेक्युलरिज्म, चौथा है डी, डी मतलब डेमोक्रेटिक, आर मतलब रिपब्लिक। दिस 5 वर्ड्स वी हैव टू रिमेंबर। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन द प्रीएम्बल जस्टिस। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीएम्बल। तो सबसे पहला जो है जस्टिस है, उस जस्टिस, न्याय। कौन सा न्याय होना चाहिए? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटिव बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और जेंडर। Caste, creed, or gender. This is a basic thing, right, my friend? On this basis, this is the social justice. Therefore, every person who may be belonging to any caste, any creed, or any gender, they all are equally treated equally. This is our basic concept, objective of the preamble. Next point is different. The justice, economic justice is there. Reducing wealth disparity. जो अनइक्वालिटी है वेल्थ में, संपत्ति में, उसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, स्टेट पॉलिसी टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड लार्ज इनइक्वालिटीज। फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स एटसेट्रा। दैट टाइम इट वाज, तो गरीबी हटाओ का जो नारा बिरा लगाया गया था, और सभी को इक्वली लाना चाहिए। जो स्टेट का जो पैसा है, वेल्थ है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सबके सामने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल जस्टिस।
इक्वल पॉलिटिकल राइट फॉर ऑल सिटीजन, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट दिए गए हैं। तो कौन से इक्वल पॉलिटिकल राइट? एवरी वन वोट काउंट्स इक्वली, कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, और कोई भी जो उनकी उम्र जो है वो मेजर है, तो वो जो है इलेक्शन भी कास्ट कर सकते हैं और वो वोटिंग भी कर सकता है। दिस इज व्हाट जस्टिस, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग जस्टिस, न्याय। तो जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, दिस इज द बेसिक थिंग इज देयर माय डियर फ्रेंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट, लिबर्टी, स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यानी कि विचार, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, बिलीफ, विश्वास, फेथ, श्रद्धा, और वर्शिप यानी कि उपासना। तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकसत्ता का राज्य निर्भर है। तो व्हाट इज देयर? सिविल सिविल फ्रीडम इज देयर। नाउ व्हाट इज द सिविल फ्रीडम जो है? वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम बात कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, हमको हमारे रिलीजन्स को प्रैक्टिस करने का, फॉलो करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वहां पर एक सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एवरी सिटीजन, दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ प्रोटेक्टेड थ्रू, now this right is protected through what? It's a fundamental right, what we are calling. This is especially article 19 to 22. Under this, the fundamental rights are going to, fundamental right is going to protect the, above all these things, that is the civil freedom, what we are talking about. But balanced with the public order, morality, health and security. सब्जेक्ट टू, कुछ बातें ऐसी कि किसी एक की वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वॉट एवर पब्लिक ऑर्डर्स आर देयर, दे हैव टू फॉलो इट। मोरालिटी, चारित्र को संपर्क करें, उनकी हेल्थ के बारे में है, सिक्योरिटी के बारे में। दिस इज द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द स्टेट माय डियर फ्रेंड। देयरफॉर दिस इज द लिबर्टी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, स्वतंत्रता। नाउ लास्ट में हम आगे चल के कहते हैं इक्वालिटी, यानी कि समानता, एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस फॉर एवरी सिटीजन, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, संधि का सबको फायदा समान होना चाहिए और उनको इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए फॉर एवरी सिटीजन, रिमूविंग प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ और सोशल स्टेटस। जैसे जाति के ऊपर, जन्म से जात डिसाइड की जाती थी, जन्म से उसका स्टेटस डिसाइड किया जाता था, या सोशल समाज, जैसे आप जानते हैं कि पुराने जमाने में कितना अंधकार था, जाति जनजाति इनके ऊपर कितना अन्याय होता था, आप तो जानते हैं अच्छी तरह से, उनको पानी तक पीने को नहीं मिलता था। फर्दर दे आर सेइंग इक्वालिटी शुड बी, समानता इसमें भी होनी चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, एक्सेस टू स्टेट बेनिफिट, अगर स्टेट कोई बेनिफिट दे रहा है तो बेनिफिट्स का सबको फायदा होना चाहिए। बट नाउअडेज एम्प्लॉयमेंट, यू नो सो वेरी वेल अबाउट एजुकेशन, इट्स गोइंग टू प्राइवेटाइज माय डियर फ्रेंड्स, एंड एक्सेस द स्टेट बेनिफिट, बेनिफिट क्या मिल रहा है, दीज आर द बेसिक थिंग्स राइट माय डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू कंसर्न विद दिस माय डियर फ्रेंड। तो वी आर कंसर्न, तो हमें ये कहना है कि इक्वालिटी, हमारे जो भारत देश ने जो प्रियम्बल बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसमें सारी बातों को इस तरह से नजरअंदाज रखा है कि जो कॉमन आदमी है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको सब कुछ अधिकार उसके मिलने चाहिए, साइमल्टेनियस उसका कर्तव्य भी उसको मालूम होना चाहिए, जिम्मेदारी मालूम होनी चाहिए। देयरफॉर दिस प्रियम्बल इज फॉर इक्वालिटी, समानता। तो नाउ दिस ऑब्जेक्टिव, हाउ विल यू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड? JLEF। जे का मतलब जस्टिस, एल का मतलब लिबर्टी, ई का मतलब इक्वालिटी, और बाद में लास्ट में मैं जो एफ कह रहा हूं, दैट इज अ फ्रैटर्निटी माय डियर फ्रेंड। फ्रैटर्निटी का मतलब बंधुत्व, ब्रदरहुड, अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस एंश्योरिंग, अगर हमारे में कोई ब्रदरहुड का यानी बंधुत्व का स्पिरिट रहेगा, तो हम एक इंश्योर कर सकते हैं डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी, हम अपना खुद का सम्मान रख सकते हैं और पूरी तरह से हम यूनाइटेड रह सकते हैं, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, नेशन का हम लोग ख्याल कर सकते हैं, नेशन को ऊपर बढ़ा सकते हैं। माय डियर ब्रदरहुड encourages national solidarity and a spirit of brotherhood so that citizens dignity is protected। हम एक दूसरे के साथ में भाईचारा रखने की वजह से हमारे देश का रक्षण हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। therefore unity and integrity ensures the nation remain united respecting diversity, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारा जो मन है, हमारी जो बातें, हमारा जो विशिष्ट गोल है, उससे हम डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, हमको उसको सबके साथ में यूनाइटेड रह के हमारे इस फ्रैटर्निटी का हमें उपयोग करना चाहिए। देखो फ्रेंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई टोल्ड यू बेसिकली। तो फिर मैं आगे चल के ये कहूंगा, लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल। द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट, देखिए कोर्ट में लागू नहीं है,
बट इट प्लेज अ वाइटल इंटरप्रिटेटिव रोल। लेकिन कोर्ट को ये ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह भारत का संविधान जो है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कानून है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में, यानी कि प्रीएम्बल के हिसाब से उसमें से कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से उनको जस्टिफिकेशन देना है। बट अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट इम्पोज ऑन द कोर्ट, बट कोर्ट हैज टू फॉलो दैट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक भूमिका निभाती है। यानी कि भारत का जो फंडामेंटल बेस है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। Therefore, it guides the court in interpreting ambiguous constitutional provisions. जो कुछ एम्बिगुअस है, कुछ समझने लायक, कंफ्यूजिंग है, उसके लिए ये जो हमारी गाइडलाइन प्रीएम्बल के, वो कोर्ट को एक तरफ से रास्ता दिखाती है। यह संविधानिक प्रावधानों की अस्पष्टता को दूर करने में न्यायालय को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके लिए लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। Therefore, friend, very important historical drafting and evolution थोड़ा सा मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, because it's very important. Before before this preamble right now, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 में जो पहला डिसाइड किया था, अंडर द जवाहरलाल नेहरू रिजोल्यूशन सेट द फिलोसॉफिकल बेस दैट इन्फ्लुएंस्ड द प्रीएम्बल। फिलोसॉफिकल बेस जो है उसको इन्फ्लुएंस करके, मतलब ये पकड़ कर वहां से ये हमारा रिजोल्यूशन 1946 में पास किया गया, और वो बेस के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी में चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, preamble formulated as a part of the constitution, and therefore we are calling this डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले भी मेरे एक वीडियो में बता दिया है किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने एफर्ट्स डाले देश के लिए, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। Therefore, friend, Dr. B.R. Ambedkar finally said that the constitution is as good as the people who are going to implement it. कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बहुत अच्छा है लोगों के लिए, लेकिन पीपल हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, लोग किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Now let us therefore uphold the values of justice, liberty, equality, and fraternity in both letter and spirit. Ultimately, on the 26th November, we are going to celebrate the preamble Constitution of India, and we are taking the oath of the preamble with in a mass. Therefore, friends, I'm very much let us remember and pledge the preamble of our Indian Constitution on the eve of Constitution Day, 26th November 2025. We have completed 76 years. Thank you very much, my dear friends. Once again, one thing is very clear, friend. एक बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जो प्रियम्बल में लास्ट में बताया था, लास्ट वर्ड में फ्रेंड, कि जो 26 नवंबर 1949 में हम लोगों ने जो प्रियम्बल को है, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था, एवरी पर्सन अडॉप्टेड, मतलब हम खुद अपने लिए अडॉप्ट कर रहे हैं, एवरी चल के उसको फॉलो करेंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडिया। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड, बट वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट to like, share, and subscribe this channel, because I'm going to make various lectures term by term, my dear friends. I would like to clear the entire concept of the law to every person. This is not only for the student, this is for the teachers also. Remember the Constitution of India. Without Constitution, we cannot survive. Once the Constitution, somebody will be trying to change it, it cannot be changed, because that is a fundamental basis there. But my dear friend, by pressurizing someone else, they are trying to do it. That is going to be very dangerous to the country. Maintain the unity, fraternity for friends. Once again, I thanks to each and everyone. Thank you very much for this particular lecture. Thanks a lot.